So yesterday I think the last thing that I needed to tell you, and I think I did told you, that Punjab and Haryana High Court has actually held that the issuance of distress warrant is a condition precedent to issue an order of arrest for non-payment of maintenance. But Odisha High Court has said that yes, even though this is a general consideration, but in certain circumstances or in rare cases, distress warrant may not be issued if the court is satisfied from the facts of the case that issue of distress warrant is futile. He may simultaneously issue the distress warrant and also the order for arrest of such person who has not complied with the order of maintenance. So salary can be attached in the order of maintenance by the virtue of distress warrant. सैलरी भी अटैच हो सकती है, बट फ्यूचर सैलरी नहीं अटैच हो सकती कि आने वाली मेंटेनेंस के ऑर्डर में जो आगे की भी आपकी सैलरी आएगी क्या वो अटैच होगा? देन द आंसर इज जनरली नो. वो अगर आपने वारंट फॉर अटैचमेंट में फ्यूचर सैलरी के अटैचमेंट का ऑर्डर लिख दिया है तो ऐसा ऑर्डर डोरमेंट रहेगा टिल द एंड ऑफ द मंथ, जब तक मेंटेनेंस की ड्यू नहीं बन जाती. जैसे ही वो ड्यू बन जाएगी तो ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा, बट टिल देन जब तक मेंटेनेंस ड्यू नहीं होती, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ फ्यूचर सैलरी ऑफ द हस्बैंड विल रिमेन डोरमेंट. तो सैलरी अटैच हो सकती है इसमें, मूवेबल प्रॉपर्टीज, जो रिमूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है. फिर ये भी बात है कि वेयर अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पास की गई है बाय सिविल कोड. यू मस्ट रिमेंबर 125 में एक ग्राउंड है कि अगर वाइफ बिना किसी कारण के शी इज लिविंग सेपरेटली देन शी विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. तो इन अ सर्टेन सेट ऑफ फैक्ट्स सतीश वर्सेस योगलता में राजस्थान हाईकोर्ट के सामने सिचुएशन आई थी जहाँ पे वाइफ के खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास की गई थी. कोर्ट फाउंड दैट वाइफ हैड नो सफिशिएंट रीजन टू लिव सेपरेटली. देन इन दीज सिचुएशंस द कोर्ट सेड दैट जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस जो मिल रहा है वाइफ को वो कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि शी इज लिविंग सेपरेटली विदाउट एनी जेन्युइन रीजंस, एंड सर ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस शुड बी कैंसिल्ड. इस सिविल कोर्ट की डिक्री को ध्यान में रखते हुए ही ये ऑर्डर कैंसिल किया गया था. ये वाला जो कैंसिलेशन हुआ था ये सेक्शन 127 में हुआ था. ठीक है. एक चीज मैंने आपको आई थिंक डे बिफोर के लेक्चर में भी बताई थी कि जो वर्ड्स लिविंग इन अडल्ट्री हैं इसका मतलब होता है कंटिन्यूस अडल्टरस इंटरकोर्स. ओकेजनल लैप्स ऑफ वर्च्यूज आर नॉट सफिशिएंट टू डिनाई द मेंटेनेंस. देखिए प्राइमरली मैंने आपका जो मेंटेनेंस वाला मैटर था ना, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही खत्म कर दिया था बाय जस्ट टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, बट उस पर एलैबोरेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि केस लॉस के बेसिस पे ये क्या पोजीशन निकल के आई और ये पोजीशन क्यों निकल के आई है इन्हीं केस लॉस के बेसिस पे. सो आपसे जब भी कोई बात करे और आपसे पूछे कि ये जो आप कह रहे हैं किस बेसिस पे कह रहे हैं, देन दीज केस लॉस बिकम योर बेसिस फॉर मेंशनिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट. ऑल राइट. So this is why we need an elaborate discussion on the case laws. तो adultery को लेके बात करते हैं. तो adultery ये continuous adulterous intercourse है. It is living in adultery का मतलब यही हुआ. जो 125 में आपकी मेंटेनेंस तभी कैंसिल हो सकती है when there is a continuous adulterous intercourse. There cannot be an occasional lapse of virtue. One or two instances of adultery does not count as living in adultery. So the living in adultery has to be given its obvious and literal meaning, and the Supreme Court has said on the plain reading of the section it is fairly clear that the expression wife in subsection does not have the extended meaning of including a woman who has been divorced. This is for the obvious reason that unless there is a relationship of husband and wife, there can be no question of a divorcee woman living in adultery or without sufficient reasons refusing to live with her husband. After divorce, where is the occasion for woman to live with her husband? Similarly, there would be no question of the husband and wife living separately by mutual consent, because after divorce there is no need for consent to live separately. In context, therefore, subsection 4 of 125 does not apply to the case of the woman
who has been divorced or who has obtained a decree of divorce. Supreme Court has actually said in this judgment, and this judgment is important, Vanamala versus Sri H.M. Ranganatha Bhatta on 27 July 1995 it was decided. It was in the context of adultery. इसमें कई grounds उठाए गए थे. The first ground was raised that woman has obtained divorce and she is living separately. वो husband ने कहा ये हमसे अलग रह रही है. Supreme Court ने बोला कि आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो आपसे डिवोर्स ले चुकी है, और एक बार उसने आपसे डिवोर्स ले लिया तो आप मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन ऑफ लिविंग टुगेदर ऑफ कोहैबिटेशन बंद हो जाते हैं. सो इन दोज केसेस ये क्लॉज डिवोर्स वुमन पे नहीं अप्लाई करेगा कि शी इज लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट. ये वाली क्लॉजेज उस पर नहीं अप्लाई करेंगे. और लिविंग इन एडल्ट्री का क्लॉज तभी अप्लाई करेगा व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट अडल्ट्रस इंटरकोर्स. ये ओकेजनल लैप्स ऑफ वर्च्यूज इसके अंदर नहीं आते. आगे इसमें और सुप्रीम कोर्ट एलैबोरेट करता है, लेकिन मैं आपको सारे पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ कि देखिए, वाइफ जब कोई होती है तो कुछ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन होते हैं वाइफ और हस्बैंड के बीच. कॉन्जुगल रिलेशनशिप, ठीक है, कोहैबिटेशन, कंज्यूमेशन, ये आर वन ऑफ द फ्यू एसेंशियल्स ऑफ मैट्रिमोनियल लाइफ. लेकिन जब डिवोर्स ऑब्टेन हो जाता है तो यही जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, वो नहीं रहते. दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द सीन. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक लीगल फिक्शन से लेजिस्लेचर ने डिवोर्सी वुमन को भी एंटाइटल्ड बनाया है फॉर मेंटेनेंस, एंड इट इज बाय द लीगल फिक्शन शी ऑब्टेन्स द पावर टू हैव मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड हु हैज डिवोर्स्ड हर टिल द टाइम शी इज नॉट रीमैरिड. तो डिवोर्सी वुमन को आप उसी के ग्राउंड्स तक रखेंगे कि उसकी रीमैरिज तक, जब तक वो मैरिज दोबारा नहीं कर लेती तब तक आप उसको मेंटेनेंस देंगे, ये आपको देना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसी का और एलैबोरेशन किया, इसी प्रिंसिपल का, कि उसको वो सेपरेटली म्यूचुअल कंसेंट वाला क्लॉज जो है जिसके बेसिस पे मेंटेनेंस कैंसिल हो सकती है, वो डिवोर्स्ड वुमन पे नहीं अप्लाई करेगा. एंड इन द सिमिलर सेंस लिविंग इन अडल्ट्री भी नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि जब वो डिवोर्स हो चुका है उसका, व्हेन द डिवोर्स हैज हैपेंड, तो अडल्ट्री कैसे हो गई उसकी? बिकॉज अडल्ट्री को इमेजिन करने के लिए देयर हैज टू बी अ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन. अडल्ट्री को जनरली क्राइम अगेंस्ट द हस्बैंड माना जाता था. दैट if the wife commits adultery, then it was considered that it is the crime against the husband itself. पर सुप्रीम कोर्ट ने रोहताश सिंह वर्सेस रामेंद्री एंड अदर्स में बोला कि अगर इफ अ वुमन हैज बीन डिवोर्स्ड, अगर डिवोर्स ऑब्टेन कर लिया गया है तो द क्वेश्चन ऑफ लिविंग इन एडल्ट्री विल नॉट अराइज एट ऑल. ये उसने सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इस पर एलैबोरेट किया कि मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस के जितने भी ग्राउंड्स होते हैं वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे. एक ही ग्राउंड है डिवोर्स वुमेन का कि टिल द टाइम शी हैज नॉट रीमैरिड. तो जब तक उसने रीमैरिज नहीं कर ली तब तक आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा. सो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो जनरली आपके लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, लिविंग इन एडल्ट्री और एसेट्रा एसेट्रा, ये जो सर्कमस्टेंसेज है ना, ये इमेजिन करते हैं वो सिचुएशंस जहाँ पे मैट्रिमोनियल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे डिवोर्स नहीं हुआ है. क्योंकि देखिए, अडल्ट्री के लिए व्हाट इज अडल्ट्री? अडल्ट्री इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ टू पर्सन्स, आइदर ऑफ whom is married to a third person. ठीक है, this clearly supposes the subsistence of marriage between a husband and wife, and if during subsistence of marriage the wife lives in adultery, then she cannot claim maintenance under 125. But how can you apply the same provision on a divorced woman? Can a divorced woman live in adultery because the matrimonial bond does not exist? I remember that when I was in the law school, R.V. Kelkar criticized this judgment a lot. जो R.V. Kelkar थे, उनकी lectures of criminal procedure code में, he criticized this judgment a lot. उसने वो he elaborated that why it is wrong, but as it may be wrong, but it's still the law of the land. ये गलत हो सकता है, the law can be right or wrong, the judgment can be right or wrong, but it is still valid and enforceable.
That is why, as denizens of the legal world, we are not concerned with the morality of a judgment. If we are affected by the morality of the judgment, we may institute a petition to the Supreme Court and ask it to reconsider the matter. But since we have not, the law still retains the field. In this very judgment of Rohtash Singh versus Ramendri, Supreme Court also said that another ground, that is refusal to live with her husband without any sufficient reason, this also presupposes subsistence of marital relation between the parties. So if the marriage subsists, the wife is under a legal and moral obligation to live with her husband and to fulfill the marital obligations. She cannot, without sufficient reasons, refuse to live with her husband. Now, sufficient reasons have been interpreted differently by different high courts, and they have to be decided on the basis of individual cases and in accordance to the facts and circumstances of the cases. ठीक है? So generally सुप्रीम कोर्ट ने कोई यूनानिमस उसमें नहीं बताया कि क्या क्या चीज़ें सफिशिएंट रीजंस हो सकती हैं. मैंने आपको थोड़ा एलैबोरेट किया था. लेट अस सपोज द हस्बैंड कीप्स अ पैरामोर, द हस्बैंड कीप्स अ मिस्ट्रेस, द हस्बैंड इंडल्जेस इन क्रुएलिटी, द हस्बैंड कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्ट्स हर, nags her, etc. तो ये sufficient reasons हो सकते हैं for non living with the husband. ठीक है? ये sufficient reason नहीं हो सकता for the wife कि the husband take cares of his parents, तो on this ground I will not live with him. तो यही by itself is not a ground that on this basis that the husband is taking care of his parents, the wife will not live with him, that is not a sufficient ground. तो ये fact और circumstances के basis पे determine होगा और लॉजिकल रैशनल इसके अंदर आता है कई मैटर्स में. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सेम चीज सुप्रीम कोर्ट के डिक्टम से एग्री करते हुए बोली है महेश चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि अडल्ट्री को अंडरस्टैंड करना होगा विद द सोशल आइडियाज ऑफ कम्युनिटी. और 125 लिविंग इन अडल्ट्री की बात करता है. आपको देखिए फोकस किस चीज पे करना है. फोकस आपको करना है लिविंग इन अडल्ट्री के क्लॉज पे. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. इट इज नॉट मियर अडल्ट्री जिसके बेसिस पे मेंटेनेंस कैंसिल हो सकती है. इट इज लिविंग इन अडल्ट्री जिसके बेसिस पे मेंटेनेंस कैंसिल हो सकती है. द आइडिया इज टू अवॉइड टेरिबल टेम्पटेशन टू द वाइफ. ठीक है, टेरिबल टेम्पटेशन की जो डॉक्ट्रिन है ये आपकी फैमिली लॉ से निकलती है. टेरिबल टेम्पटेशन इन द अदर वर्ड्स इज कि एक टोटल लैप्स ऑफ वर्च्यू वाइफ का ना हो जाए कि वे शी इज एक्चुअली सेलिंग हर बॉडी फॉर द मनी. सो वैसी सिचुएशन ना अराइज हो जाए. तो ये टेरिबल टेम्पटेशन ऐसे को अवॉइड करने के लिए लेजिस्लेचर ने सीधे इनकॉर्पोरेट किया है कि लिविंग इन अडल्ट्री होना चाहिए, सिर्फ मेयरली अडल्ट्री नहीं होना चाहिए. ठीक है, और फिर इस पर एक फर्दर एलैबोरेशन भी कोर्ट्स ने किया है कि वाइल डिटरमाइनिंग द फैक्टम ऑफ लिविंग इन अडल्ट्री, कोर्ट को एविडेंस ऑन रिकॉर्ड देखना होगा और उसके लिए क्वासी परमानेंट यूनियन विद अ मैन whom she is alleged to commit adultery दिखना चाहिए. ठीक है, अगर मान लीजिए वाइफ किसी थर्ड पर्सन के साथ रहती है कोहैबिटेशन में, तो ये बहुत आराम से इम्प्लाइड किया जा सकता है कि शी इज लिविंग इन अडल्ट्री. बट मियर फ्रेंडशिप विद अनदर मैन कैन नॉट बी टर्म्ड एज लिविंग इन अडल्ट्री, जैसा कि जनरली मेल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड मेंटेनेंस करते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में. So, living in adultery means an outright adulterous intercourse where the wife is living in a quasi-permanent union with a man with whom she is committing adultery shortly before or after the petition for maintenance. It is only when the husband satisfactorily beyond reasonable doubt proves that his wife was living in adultery, she will not be entitled to maintenance. And if husband fails, then in those situations husband has to grant maintenance. देखिए सेमी परमानेंट यूनियन या कोहैबिटेशन नहीं दिखा पाया हस्बैंड या कोई कंक्रीट फैक्ट्स नहीं ला पाया जो एक स्ट्रिक्ट नेचर के होने चाहिए, तो इट विल बी प्रिज्यूम कि भाई आप लिविंग इन अडल्ट्री को प्रूव नहीं कर पाए. The words living in adultery are merely indicative of the principle that a single and occasional lapse of virtue is not sufficient reason for refusing the maintenance. ठीक है,
अब मैं मुस्लिम वुमेन की मेंटेनेंस की बात करता हूँ। एक बार फिर मैं आपके लिए रिइटरेट कर देता हूँ कि जो मेजर जो ग्राउंड्स हैं ना आपके, जो 125 में हैं, लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, या रिफ्यूजल टू लिव विद द हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट कॉज, या लिविंग इन एडल्ट्री, ये इमेजिन करते हैं, प्री सपोज करते हैं सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज। लेजिस्लेचर ने तो फिक्शन से इंक्लूड कर दिया है ना कि डिवोर्स्ड वुमेन भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। ऑलराइट, अब ये जजमेंट कितना सही है कितना गलत है, यू कैन ऑलवेज ऑन एन एकेडमिक साइड आर्ग्यू, और आपके आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स करेंगे कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर एबल टू सब्सटैंशिएट इट और हाउ लॉजिकल योर आर्ग्यूमेंट इट। बट इवन कीपिंग ऑल दिस असाइड, इट इज स्टिल लॉ ऑफ द लैंड। ये बात याद रखिएगा, हमें कोई लॉ बुरा लग सकता है बट इट्स स्टिल द लॉ, एंड इफ इट्स द लॉ इट इज एनफोर्सेबल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो एग्जाम में लिखने के लिए आपको बता दूं कि यू विल राइट कि दीज ग्राउंड्स प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, और लिविंग इन एडल्ट्री की क्या डेफिनेशन। देखिए, लिविंग इन एडल्ट्री को लेके क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि लिविंग इन एडल्ट्री का क्या मतलब है। ज्यादातर लोग समझते हैं एक बार एडल्ट्रस इंटरकोर्स हो गया तो हाँ मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। नो, you have to prove on record कि it is living in adultery, not merely an occasional lapse of virtue। उसके लिए आपको constant cohabitation, quasi permanent union दिखाना होगा as akin to the nature of marriage। ठीक है, ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस में रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ द मैरिज नहीं होती है, वैसे ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी आपको अडल्ट्री प्रूव करने के लिए दिखाना होगा, और बहुत ही हार्ड फैक्ट्स चाहिए टू कोर्ट टू कम टू सच अ कंक्लूजन। देखिए, एक स्टिग्मा भी कोर्ट क्रिएट कर सकता है बाय सच अ फाइंडिंग। अगर मान लीजिए फ्लिम्जी एविडेंस पे कोर्ट ने किसी वाइफ को अडल्ट्रस करार दे दिया, तो ये फ्लिम्सी एविडेंस एंड सच टाइप ऑफ ऑर्डर विल कास्ट अ स्टिग्मा अपॉन द वाइफ। ये भी सिचुएशन है। तो ये है कि कोर्ट ने बोला कि किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की बजाय आप एक हार्ड प्रूफ्स को देखें और उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आए। ये नहीं कि एक दो इंस्टेंस दिखा दिया उसके बेसिस पे यू डिड सो। अब इस पे जजमेंट बहुत सारे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ था कि डिस्को क्लब के दौरान द वाइफ वॉज ड्रंक एंड शी एक्चुअली इंडल्ज्ड इनटू एन अडल्टरस इंटरकोर्स विद अ स्ट्रेंजर। तो हस्बैंड ने ये वाले ग्राउंड दिखाए हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने उसको अडल्ट्री नहीं माना, सॉरी अडल्ट्री माना, लिविंग अडल्ट्री नहीं माना। हाई कोर्ट एक्चुअली सेड दैट इट डज नॉट सेटिस्फाई लिविंग इन अडल्ट्री क्लॉज। ये सिंगल लैप्स ऑफ वर्च्यू है। ऑलराइट, हाँ, इफ द वाइफ कंटिन्यूसली इंडल्जेस इन सच टाइप ऑफ कंडक्ट तो भाई गया मेंटेनेंस। बट अ सिंगल लैप और ओकेजनल लैप ऑफ वर्च्यू इज not envisaged by section 125 on the ground of refusal, कि इस ग्राउंड पे वो रिफ्यूज नहीं कर सकता कोर्ट मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि इनका पर्पस क्या है। ये जेंडर जस्टिस, सोशियोलॉजिकल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, ये सारा इसका मेन पर्सपेक्टिव है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। इतना डिटेल में तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता है देन यू आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, आपका काम सिर्फ के वीरास्वामी और विमला वर्सेस वीरास्वामी और जितने भी आपको पुराने जजमेंट्स है, डी वैल्यू स्वामी वर्सेस पैची अम्मल, बद्री वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, इन सब से काम चल जाएगा। मेंटेनेंस पे एक शॉर्ट नोट ही आपको लिखने को आएगा, लेकिन मेंटेनेंस प्रैक्टिकली और कई बड़े एग्जाम्स में जैसे हायर जुडिशरी के एग्जाम्स में बहुत रेलेवेंस क्रिएट करते हैं, और आपको नहीं पता कि कब आप ही के पास डिटेल्ड सवाल आ जाए। खासतौर से दिल्ली जुडिशियल सर्विस में इसको लेके बहुत ही डिटेल्ड सवाल आते हैं। तो अब मुस्लिम वुमेन की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखिए, जो 1937 शरीयत एक्ट के बाद मुस्लिम्स का अपना पर्सनल लॉ भी अप्लाई करता है। तो पर्सनल लॉ जो उनका कहता है, देखिए हिंदू लॉ तो प्योरली अब आपका हिंदू लॉ रहा नहीं है मेजॉरिटी में। ये हिंदू लॉ में डिवोर्स नहीं हो सकता। In Hindu law, divorce is impossible, but in Muslim law, it is since the marriage is a contract, then the dissolution of marriage is a necessary step. If the husband wants, he can dissolve the marriage. A Muslim man is also entitled to have 4 wives in accordance with the Shariat. लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या मेंटेनेंस को मुस्लिम वुमेन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लॉ है वो तो कहता है इद्दत के बाद आपको मेंटेनेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं, इद्दत तक ही देने की ज़रूरत है।
तो आप लोगों को ये तो जजमेंट आप लोग ने बहुत सुना होगा कि शाह बानो बेगम की जजमेंट के बाद पार्लियामेंट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लाई थी, जिसने नलिफाई करने की कोशिश की। लेकिन आप उसके आगे का स्टेप शायद नहीं जानते। आगे क्या हुआ था? आगे आया था डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी एक्ट के बाद, और उसने शाह बानो का स्टेटस रिस्टोर कर दिया था इन एसेंस। मैं बताता हूँ कैसे। डेनियल लतीफ़ी में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो एक्ट में जो लिखा है ना कि इद्दत के पीरियड तक ही मेंटेन करना है, कोर्ट ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि सारा का सारा ऐसे मेंटेन करना है कि डिवोर्स इद्दत के खत्म होने के बाद भी उसकी लाइफ भर वो मेंटेन हो पाए, इतना अमाउंट देना है। अगर आप वो उतना अमाउंट नहीं दे पाए जो उसकी लाइफ भर के लिए या सफिशिएंट रीजनेबल अमाउंट 20-30 साल के लिए रेलेवेंट है, इतना सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं दे पाए, तो 125 आप पे लागू हो जाएगा और आपको 125 में मेंटेन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली और पोजीशन एनहांस कर दी। एक तो मुस्लिम हस्बैंड पे बर्डन डाल दिया कि या तो आप इद्दत के पीरियड में इतना अमाउंट उसको दे दो जो उसकी लाइफ टाइम के लिए उसको मेंटेन कर पाए। उन तीन जनरली इद्दत जो होता है जनरली 3 ल्यूनर मंथ्स का होता है। वो तो मुस्लिम लॉ पे आएंगे तो फिर आपको मैं सब बताऊंगा कि इद्दत पीरियड जनरली कितने का होगा और मेंटेनेंस उसमें क्या है, और मेंटेनेंस जो नकफा कहते हैं वहाँ पे, तो उसमें थोड़ा जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस को लेके थोड़े अलग अलग प्रोविजन। तो वाइफ को लेके ही जो डिस्प्यूट था 125 के रिलेशन में, मैं उसको यहीं पे थोड़ा सा हैंडल कर रहा हूँ। डिटेल में तो बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, डिटेल में मुस्लिम लॉ का टॉपिक है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि आंसर क्या है ऐसे सवाल का। देन यस, अगर वो उतना सब्सटैंशियल अमाउंट नहीं दे पाता है उस इद्दत पीरियड के अंदर जो डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ को उसकी लाइफ भर के लिए मेंटेन कर दे, देन शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, द डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC। ठीक है, अब मैं आपको केस लॉज इस पे बताता हूँ। शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अ वुमन हु इज कंसिडर्ड टू लीव द मैट्रिमोनियल होम should not be allowed to feel that she has fallen from grace and move hither and thither arranging for sustenance। मतलब आसपास वो उसे बैक ना करना पड़े, इधर उधर घूम रही है कि जिससे सिर्फ वो सस्टेन कर पाए अपने आप को। As per law, she is entitled to lead a life in a similar manner as she would have lived in the house of her husband, and that is where the status and strata of the husband comes into play, and that is where the legal obligation of the husband becomes a prominent one. As long as the wife is held entitled to grant maintenance within the parameters of section 125 of the CRPC, it has to be adequate so that she can live in dignity as she would have lived in her matrimonial home. She cannot be compelled to be a destitute beggar। एक लाइन में आपको एक और चीज बता देता हूँ। Section 125 of the CRPC provides for sustenance, not survival। Sustain में education, health, medical facilities, standard of living to equal to the husband and his family, ये सब आ जाता है। सर्वाइवल में क्या होता है ना कि बेयर नेसेसिटीज आपको बताई जाती हैं। सर्वाइव तो आप आलू पे भी कर सकते हैं। इफ क्या मेंटेनेंस का अमाउंट इतना ही हो सकता है कि आपको हर दिन 1 kg आलू पकड़ा दिया जाए? नो, द मेंटेनेंस अमाउंट हैज टू सस्टेन द वाइफ। और सस्टेन का मतलब ये होता है कि उसके जो बाकी लाइफ के स्फीयर्स हैं, एजुकेशन, योर स्टेटस भी मेंटेन रहे, इक्विवेलेंट टू द हस्बैंड स्टेटस। जिसने डिवोर्स दिया है उसके स्टेटस से इक्विवेलेंट रहे, और उसका मेडिकल एक्सपेंसेस, उसका खाना, रहना और बाकी एमिनिटीज जो होती हैं वो सारा प्रोवाइड करे, वो सस्टेनेंस कहलाता है, सर्वाइवल नहीं। सो 125 टॉक्स अबाउट द सस्टेनेंस, नॉट द सर्वाइवल। ये सारे ऐसे टर्म्स आप ऐसी लाइंस यूज करके ना चीज़ों को और छोटा कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसकी एक्सपेंसिव डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट इन लाइन वी कम इन इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोसीडिंग्स अंडर 125 CRPC आर सिविल इन नेचर। Even if the court noticed that there was divorced woman in the case in question, it was open to it to treat it as a petition under the Act, considering the beneficial nature of the legislation. The proceedings under 125 CRPC and claims made thereunder
आर ट्राइड बाय द सेम कोर्ट। अब इस कंक्लूजन पे आने के लिए वो विजय कुमार प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और कई जजमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया। नाउ आई कम टू द मीट एंड बोन्स, जो आपको मेंशन करना है हर जगह, डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अ मुस्लिम हस्बैंड इज लाइबल टू make a reasonable and fair provision for the future of the divorced wife, which obviously includes her maintenance as well. Such a reasonable and fair provision extending beyond the iddat period must be made by the husband within the iddat period in terms of section 3(1)(a) of the act. ये कौन है? मुस्लिम कौन सी एक्ट की बात हो रही है? ये है आपकी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। ठीक है, liability of Muslim husband to his divorced wife arising under section 3(1)(a) of the act to pay maintenance is not confined to iddat period। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इद्दत पीरियड के बाहर भी ये है, और अगर आप नहीं दोगे तो फिर 125 का पिटिशन लगा सकती है और शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। देखिए, ये टॉपिक तो मैं और अच्छे से डील करूंगा जब मुस्लिम लॉ और फैमिली लॉ हम लोग डील कर रहे होंगे, क्योंकि इसको सीधे समझने से पहले आपको सब्सटेंसिव लॉ में ये समझना होगा कि हिंदू लॉ में मेंटेनेंस कैसे होती है, ये और सेक्युलर लॉज में मेंटेनेंस कैसे होती है, ये और उन लॉज में मेंटेनेंस कैसे होती है जो कैथोलिक हैं और वो हैं क्या कहते हैं मुस्लिम लॉज, शरीयत लॉज। तो उसमें सारे मेंटेनेंस के पैरामीटर्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है। कोई लॉ बहुत लिबरल है, कोई लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो यू नीड टू नो कि पैरामीटर्स क्या हैं, कॉन्टूअर्स क्या हैं, और उनको ही जानने के बाद यू कैन कम टू अ कंक्लूजन। तो जैसे ही आपको नेचर ऑफ मैरिज पता चलता है, नेचर ऑफ मैरिज पता होने के बाद आप बाकी चीजों पे कंक्लूजन बना सकते हैं कि अच्छा ये चीज हो रही है तो ये इसलिए हो रही है, क्योंकि डिवोर्स पे आने से पहले और मेंटेनेंस पे आने से पहले तो आपको मैरिज का नेचर समझना होगा, है ना। तो मैरिज का नेचर जब आप समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि डिवोर्स का नेचर क्या है और कॉन्सिक्वेंटली उसका नेचर क्या है मेंटेनेंस का मुस्लिम लॉ में। लेकिन बिना उसको समझे या अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो ये अभी बस बैक ऑफ द माइंड में रख लीजिए कि ऐसा भी है कि ही इज लाइबल टू मेंटेन। ये पोजीशन और अच्छे से तब आपको क्लियर हो जाएगी व्हेन आई टेक अप द टॉपिक ऑफ फैमिली लॉ। नेक्स्ट इन लाइन जो इसी मेरी बात को रिटरेट कर रहा है वो है शबाना बानो वर्सेस इमरान खान। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 says that एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ था इस केस में कि आफ्टर दिस एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डिवोर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, इसके बाद द मुस्लिम हस्बैंड को मेंटेन करने की इद्दत पीरियड के बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। पर फैमिली कोर्ट ने वाइफ की एप्लीकेशन फिर भी अलाउ करके 2000 पर मंथ का मेंटेनेंस अलाउंस दे दिया। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्डर था हाई कोर्ट में भी अपहेल्ड हुआ और ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के पास इवेंचुअली। आज सुप्रीम कोर्ट के पास एक सिचुएशन थी कि क्या फैमिली कोर्ट ही देखेगा ये केस या जेएम फर्स्ट क्लास भी देख सकता है। तो ये तो पॉइंट मैं पहले ही आपको हेल्ड कर चुका हूँ कि अगर किसी भी एरिया में फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया तो जनरली फैमिली कोर्ट का ही जुरिसडिक्शन होगा। वहाँ पे ऑब्जेक्शन कई तरीके के उठाए गए थे कि फैमिली कोर्ट क्यों करेगा, ये तो जेएमएफसी को करना चाहिए एसेट्रा एसेट्रा, और आई एम नॉट लायबल टू पे टू द वाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट्स को डिमोलिश करते हुए और डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए बोला कि नो यू आर लायबल टू मेंटेन। हाँ, वो अलग बात है कि जिस भी एरिया में फैमिली कोर्ट एक्ट इस्टेब्लिश हो गए, जहाँ पे फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया, वहाँ पे फैमिली कोर्ट ही डील करेगा ऐसे मैटर से, आपका जेएमएफसी नहीं करेगा। तो आपके केस में फैमिली कोर्ट ने वाइफ का एप्लीकेशन अलाउ किया था ना, तो आप फिर ऑब्जेक्शन इस बात पे मत उठाइए कि चैप्टर 9 में तो जेएमएफसी लिखा है, तो आप और भी तो चीज़ें पढ़ा करिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला पिटिशनर को, इसीलिए आपको मैं पहले ही ये बताया दे रहा हूँ क्योंकि जनरली लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं होती है। हाँ, आपको अगर याद रह जाए एग्जाम में तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि सब कुछ लिखने के बाद अबाउट चैप्टर 9 कि यस अगर फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया है किसी एरिया में तो बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7 रेड विद सेक्शन 20 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट सारा जो मैटर है एंड ऑल्सो सेक्शन 8, 7, 8 एंड 20 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, ये जो सारा जो मैटर है ये फैमिली कोर्ट को ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि फैमिली कोर्ट्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड और मैरिड जजेस होते हैं। देखिए जो जज सिंगल है जिसकी खुद की कोई रिलेशनशिप नहीं, वो कैसे समझेगा कि घर को संभालना कितना मुश्किल है।
है ना। तो इसलिए जो फैमिली कोर्ट्स के जो जज होते हैं, हालांकि ये एक्सरसाइज करेंगे मेंटेनेंस की पावर अंडर चैप्टर 9 ऑफ द CRPC, लेकिन वो थोड़ा कोशिश करते हैं कि घर एक बार मिलजुल के अगर हो सके तो दोनों पार्टीज रह लें। वो काउंसिल भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं छोटी सी बात ये बता देता हूँ कि वो फैमिली डिस्प्यूट पे और सोशल ऑब्जेक्टिव इस बात पे फोकस करते हैं कि फैमिली लोगों की बनी रहे, फैमिली टूटे ना। ये तो बहुत आसान है किसी भी कोर्ट के लिए कि हाँ ठीक है मेंटेनेंस के लिए आए आप, ये सीधे आए ठीक है हम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट थोड़ी ना करते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स थोड़ी ना एफर्ट करेंगे कि आपका घर जुड़े या ना जुड़े, उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो क्राइम देखना है। पर फैमिली कोर्ट में ऐसे सेंसिटिव जजेस बैठाए जाते हैं जिनकी खुद की फैमिली है, जो समझते हैं कि फैमिली को आप कैसे बांध के चलो और फैमिली को कैसे आप एक अच्छा एनवायरनमेंट फैमिली में बना रहे। किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा अगर उसकी फैमिली टूट रही है, बिकॉज पीपल विल बी मोर सैड एंड सैड ओनली। यही सिचुएशन आप यूएस, यूके और स्वीडन में देख लीजिए, डिवोर्स रेट हाईएस्ट है एंड द डिप्रेशन रेट इज ऑल्सो द हाईएस्ट देयर। ठीक है, दे आर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द फैमिली। तो फैमिली कोर्ट इसीलिए एस्टैब्लिश किए जाते हैं जिससे आप कोई रेकलेस डिसीजन अगर पार्टीज ले रही हो तो हालांकि फैमिली कोर्ट हमेशा मेंटेनेंस तो देता ही देता है, वो मना नहीं करेगा मेंटेनेंस पे, लेकिन वो एक और एफर्ट करता है कि दोनों लोग साथ में हो जाएं। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ जो एस्ट्रेंज्ड हैं वो साथ में हो जाएं। तो एक ऑपरेटिव पार्ट पढ़ लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट का आपके लिए। इसमें कहा अ कंपैरिजन बिटवीन द प्रोविजन विद सेक्शन 125 ऑफ द CRPC will make it clear that the requirements provided in section 125 and the purpose, object and scope thereof being to prevent vagrancy by compelling those who can do so to support those who are unable to support themselves and who have normal and legitimate claim to support are satisfied. If that is so, the arguments of the petitioners that different schemes being provided under the Act, which is equally or more beneficial on the interpretation placed by us from the one provided under the CRPC, deprive them of their right, loses their significance. The object of section 125 of the CRPC is to prevent vagrancy by compelling those who are under an obligation to support those who are unable to support themselves, and the object is being fulfilled. सुप्रीम कोर्ट सीधे कह रहा है ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है ना। अगर फैमिली कोर्ट ने वो दे दिया तो आप बात हैं उससे, आप उस पर अब मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट का वो पॉइंट्स नहीं उठा सकते, क्योंकि ये सारे आर्ग्यूमेंट डेनियल लतीफ़ी में ही डेल्ट विद हो चुके थे और आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो लगातार कोर्ट यही व्यू होल्ड करता आ रहा है कि आपको देना पड़ेगा। ये मैंने किस जजमेंट की बात की, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली एक्ट एंड एवरीथिंग एल्स, डेनियल लतीफ़ी अगेन, शबाना बानो वर्सेस इमरान खान। डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे भी मुस्लिम वुमेन को पूरी उसकी लाइफ डिवोर्स के बाद अगर उसके लाइफ भर की मेंटेनेंस का अमाउंट इद्दत पीरियड के अंडर नहीं दिया गया, देन शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम अ डिवोर्स्ड हस्बैंड so long as she does not remarry. This is a beneficial piece of legislation. The benefit thereof must accrue to the divorced woman. तो अगर आपसे कोई भी कहे ना कि पार्लियामेंट ने लॉ बदल दिया, तो आपने कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ वापस रिस्टोर कर दिया जो पहले था। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और बताता हूँ 2015 का। ये 2015 में आया था, ये शमीमा फारूकी में एप्लीकेशन वाइफ ने डाली थी फॉर ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस, जो हस्बैंड ने रजिस्ट की इस ग्राउंड पे कि उसने ऑलरेडी डिवोर्स दे दिया है और उसको महर उसकी दे दी है। ठीक है, महर होता है मुस्लिम वुमेन में, इट इज़ अ डावर सम जो पे करना होता है। इट इज़ अकिन टू द कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। जो प्राइवेट काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेस है वो यही कहता है कि इट इज़ अकिन टू द सम ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। क्योंकि मुस्लिम मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ क्रीचर ऑफ एन एग्रीमेंट, वेल हिंदू मैरिज इज कंसिडर्ड अ सेक्रामेंट। तो दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं और ये लाइन याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आपको पूछा जाएगा तो आपको डिफरेंस हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या है, नेचर ऑफ द मैरिजेस क्या हैं और हाउ डू दे बिहेव एंड हाउ डू दे डिफर। ठीक है, फिर कमिंग बैक टू द केस, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर बहुत सारे केस रेफर किए, शमीम बानो वर्सेस अशरफ खान, शबाना बानो, डेनियल लतीफ़ी, खातून नीसा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और फिर सीधे कह दिया कि नहीं भाई आप तो बाउंड है मेंटेनेंस देने के लिए, भले ही आपने महर दिया हो या ना दिया हो, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, और
बोला, हाई कोर्ट को फटकार भी इस बात पे लगाई और फैमिली कोर्ट का ऑर्डर रिस्टोर कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का अमाउंट था 50% इस ग्राउंड पे रिड्यूस कर दिया था क्योंकि महर दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन नॉट रिड्यूस द मेंटेनेंस बिकॉज द महर हैज बीन गिवन, ऑलराइट। तो उसने सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली सेड कि यू हैव टू ग्रांट द मेंटेनेंस एंड यू कैन नॉट जस्ट रिड्यूस दिस मेंटेनेंस अमाउंट ऑन सच अ ट्रिवियल पॉइंट, महर हो गया, क्योंकि महर अक्सर ना बहुत सब्सटेंशियल नहीं होता, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, और कई बार तो मैरिज के तुरंत बाद ही माफ करवा लिया जाता है, ठीक है। उसके लिए एक डीड रिकॉर्ड होती है और वाइफ गिफ्ट भी कर देती है कि दैट शी फोरसेक्स हर महर इन ऑर्डर टू विन द अफेक्शन ऑफ हर हस्बैंड। ऐसे कई सिचुएशन होती हैं, लेकिन ऐसे ग्राउंड्स पे क्या आप मेंटेनेंस रिड्यूस कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने उन फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए बोला नहीं। उन्होंने बोला बी इट क्लैरिफाइड सस्टेंस डज नॉट मीन mere सर्वाइवल। A woman who is constrained to leave the matrimonial home should not allowed to feel as she has fallen from grace and move hither and thither arranging for sustenance। अब आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार बार सेम ही चीज बोल रहा है अलग अलग जजमेंट्स में थ्रू आउट। मैं आपको 1967, 1976, 1996, 2001, 2005, 2010, 2015, 2017 और 19 तक भी ले आया, लेकिन बात एक ही कर रहा है, क्योंकि यही बेस है, यही चीजें आपको लिखनी है और यही चीजों पे आपको ध्यान देना है कि जब तक आपका इन चीजों पे ध्यान नहीं रहेगा तब तक आपका आंसर कभी कंप्लीट नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान में रखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रखा है। अब मैंने आपको उसका एक मेन प्रोविजन बता दिया कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, डिस्ट्रेस वारंट है एक्सेट्रा, मुस्लिम वुमेन को लेके क्या स्टेटस है। तो यस एंड नो में भी इसका आंसर हो सकता है। इज द मुस्लिम वुमेन एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर 125? देन यू कैन स्क्वेयरली से इफ शी हैज नॉट बीन अवॉर्डेड मेंटेनेंस ड्यूरिंग हर इद्दत पीरियड व्हिच इज सफिशिएंट फॉर हर फ्यूचर मेंटेनेंस थ्रू आउट हर लाइफ, देन इन दैट सिचुएशन द आंसर इज यस। ठीक है, ये सारी चीजें। क्या mere पेमेंट ऑफ मेहर कैन बी सेड टू बी द ग्राउंड फॉर रिलिंक्विशमेंट ऑफ मेंटेनेंस? द आंसर इज नो। नहीं हो सकता कि mere पेमेंट ऑफ महर पे ऐसा हो, क्योंकि महर का भी अपने नुआंसेस हैं। ठीक है, महर इज द कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, दैट इज नॉट द कंसिडरेशन ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अलग होती है, तो वहाँ पे कई और भी उसके नुआंसेस हैं। मैं फैमिली लॉ में अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन ये सारी चीजें यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप लोग ने फैमिली लॉ पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है सो आई विल टेक इट आफ्टर आई एम डन विद द मेजर लॉस। फिर हम एक वहाँ पे आते हैं 126 पे। 126 में एक लाइन, क्योंकि देखिए मैं इन सेक्शंस की रीडिंग तो पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर आपकी कन्वीनियंस के लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अब सेक्शन 126 कहता है कि प्रोसीडिंग्स 125 में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती हैं वेयर सच पर्सन इज, वेयर हिज वाइफ रिसाइड्स और वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ और एज द केस मे बी विद द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। All evidence in such proceeding shall be taken in the presence of the person against whom the order of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with, in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summons cases। ये evidence कहाँ रिकॉर्ड होता है? 274 के प्रोसीजर के हिसाब से। Provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom the order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte। ex parte मतलब होता है in the absence of the other party। ठीक है, and any order so made may be set aside for good cause shown on the application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms for the payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper। The court in dealing with such applications shall have the power to make such order as the cost may be just। cost भी impose कर सकता है। अब इसमें बस एक ही नुआंस है छोटा सा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये लास्ट रिसाइडेड का क्या मतलब है? तो लास्ट रिसाइडेड का मतलब जो आपने यहाँ पे देखा होगा ना 126 के क्लॉज सी में, वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ। तो क्या अगर मान लीजिए कोई फैमिली ट्रैवल करती जा रही है, कुछ दिन वो रेंट पे दिल्ली में रुकी, कुछ दिन वो रेंट पे लखनऊ में रुकी, कुछ दिन वो रेंट पे पटना में रुकी, कुछ दिन वो रेंट में काशी पे रुकी, तो क्या ये सारी जगह के पास जुरिडिक्शन हो गया? नहीं, ये देखना होगा कि क्या लास्ट रेसिडेंस
जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ रहे हैं, क्या उनका एक्चुअल इंटेंशन था वहीं पे रहने का? mere casual residence in a place for temporary purpose will not be considered to be your residence for the virtue for the purpose of section 126. ठीक है, तो मान लीजिए अगर एक पर्सन है who is employed as a carpenter in railway workshops in पंजाब, ठीक है, और वहाँ पे वो लगातार 11 साल से रह रहा है और थोड़े टाइम के लिए वो लखनऊ आया अपनी वाइफ के साथ और वहाँ रहा, तो लखनऊ के कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होगा। ये जो जुरिडिक्शन होगा वो वहीं पे होगा जहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस है उसका, क्योंकि इंटेंशन टू सेटल वहाँ पे नहीं है। ये जरूर देखना चाहिए कि इंटेंशन टू सेटल वहाँ पे था या नहीं। तो इस पे हमें गाइडेंस मिलती है पुरानी सीआरपीसी के जजमेंट्स से, जो 1898 की सीआरपीसी ना, क्योंकि सेम रिप्रोडक्शन है। ये जो 126 है ये सेक्शन 488 ऑफ दी ओल्ड सीआरपीसी का रिप्रोडक्शन है, तो उससे हमें ये गाइडेंस मिलती है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी किया है, एंड दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो इंटरप्रेट इट। तो देखिए एग्जाम में कभी कोई आपसे सवाल इस बात पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आ जाए देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, वेयर अ हस्बैंड and wife has a fixed place of abode or a permanent place of residence, a casual or temporary stay in other place would not confer the jurisdiction on the court situated in that place. ये सारे केस लॉ आपको हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। देखिए बिहार, उत्तराखंड, यूपी और बाकी जो स्टेट्स हैं वो आपको बेयर एक्ट लेवल पे पूछेंगे और आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, सोशियोलॉजिकल पर्पस मेंशन करना है, और वो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशियोलॉजिकल केस लॉ जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं वो सारे आपको मेंशन कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम वुमेन पे सवाल आ गया तो 125 तो आप बताएंगे ही, डेनियल लतीफ़ी जरूर बताएंगे, इकबाल बानो जरूर बताएंगे, वहाँ पे और ज़्यादा नुआंस नहीं होते। लेकिन जब दिल्ली का आप पेपर दे रहे होंगे तो वो आपको फैक्ट्स देंगे इस तरीके के, वो आपको इसी तरीके के फैक्ट्स देंगे जिससे आप घूमो, और आपको घुमाने के लिए वो ऐसा करेंगे। तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हर वर्ड्स पे क्या मतलब है, तब तक आप इन स्टेट्स का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दैट। दैट इज व्हाई आई एम डीलिंग विद ऑल दीज सिचुएशंस। ठीक है, सो बाकी स्टेट्स के लिए जैसे एमपी है, आप बहुत आराम से इवन विदाउट मेमोराइजिंग ऑल दिस, सिर्फ इनको ध्यान में रखते हुए यू कैन इजीली क्लियर एमपी। बस बेयर एक्ट आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए, और जो केस लॉज हैं जो लोकस क्लासिकस हैं जो आपको मेंशन ही मेंशन करने हैं, जैसे कृष्णा अय्यर के जजमेंट्स मैंने आपको बताए, मैंने आपको बताया कि सोशियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस उसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, इसी के नंबर देंगे वो लोग, इसी सब चीज़ों के नंबर देते हैं। पर प्राइमरली बेयर एक्ट्स के वर्ड्स पे जब आप रैशनल और ऑब्जेक्ट बता देते हैं तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है, चाहे वो दिल्ली का ही हो चाहे वो एमपी का हो। लेकिन दिल्ली में एक खास बात और आ जाएगी कि वो आपको फैक्ट दे देंगे। वो तो बहुत पसंद करेंगे कि आपने रैशनल बताया, इसके नंबर तो मिलेंगे, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि आप फैक्ट्स का कंक्लूजन सही पे एस्टैब्लिश करो। तो इसलिए अगर आपके एक वर्ड की मीनिंग मिस हुई, अगर मान लीजिए किसी वर्ड पे नुआंस है और मैंने आपको नहीं बताया, तो वो वर्ड की मीनिंग मिस हुई तो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो टेस्ट फॉर द लास्ट प्लेस ऑफ रेसिडेंस का क्या होगा? एनिमस, मैनेंडी और इंटेंशन टू स्टे फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड एट वन प्लेस। टेम्परेरी स्टे उसके प्रोविजन में नहीं आएगा। अब एक छोटा सा बात आपको ये बता देता हूँ कि 3 मंथ्स का जो पीरियड ये बता रहा है ना कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देगा, और ऐसा ऑर्डर तब से सेट असाइड हो सकता है कि अगर पार्टी विद अ गुड कॉज shows the magistrate within the 3 months of the date thereof। तो ये 3 months कब से कैलकुलेट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉलेज या फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर? तो जनरली जोगेंद्र सिंह वर्सेस बलकरण कौर में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला है कि जो 3 मंथ का पीरियड है ना, ये तब तक फोर्स में नहीं आना चाहिए जब तक पार्टी एक्वायर्स नोटिस thereof and the period of limitation should be reckoned from the date of the knowledge of the ex parte order। ठीक है, it should be reckoned from the knowledge of the ex parte order, not from the date of the mere order। तो नॉलेज के टाइम से आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो लोग दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं या हरियाणा का पेपर दे रहे हैं उनके लिए जजमेंट बहुत ध्यान में ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो ये आपका
मेजॉरिटी की सारी चीज़ें थी। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्स पार्टी ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है कि एक्स पार्टी ऑर्डर आप एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर में क्वाश नहीं कर सकते। ऐसा SB सिंह मक्कार वर्सेस एन कौर में हेल्ड हुआ था, 1990 में जजमेंट रिपोर्ट हुआ था क्रिमिनल लॉ जर्नल में। ठीक है, क्या सेकेंड एप्लीकेशन मेंटेनेबल है उसके लिए, क्या कहते हैं 125 के लिए? तो नफीस आरा वर्सेस आसिफ सादात अली में एक आर्गुमेंट हुआ था कि एक बार अगर एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस डिसमिस हो गई तो दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिर ऑट्रोफॉस अक्विट और ऑट्रोफॉस कन्विक्ट की डॉक्ट्रिन लग जाएगी। देन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको टोटली सेट असाइड कर दिया था ऐसे आर्ग्यूमेंट को, और बोल दिया था कि जो इंक्वायरी 125 में होती है और 126 में होती है वो ट्रायल नहीं होता, इसलिए रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस इंक्वायरी इज नाइदर अ कन्विक्शन नॉर एन एक्विटल। अ सेकेंड एप्लीकेशन देयरफॉर ऑन द सेम ग्राउंड्स इज नॉट बार्ड, दो, अब ये ध्यान रखिएगा, दो जनरली no magistrate would reconsider the matter without there being some change in circumstances। तो हालांकि कोई बार नहीं है, लेकिन जनरली सेम फैक्ट्स पे मैजिस्ट्रेट एंटरटेन नहीं करेगा जब तक कोई सर्कमस्टेंसेस में चेंज ना हुआ हो, या जहां पे प्रायर एप्लीकेशन वाज डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट विदाउट एडजुडिकेशन और मेरिट्स। तो इतना डीप का तो नुआंस आई डोंट थिंक कोई एग्जाम में से जनरली पूछने वाला है। अल्टरेशन ऑफ अलाउंस तो मैं आपके लिए पढ़ चुका हूँ इन मेजॉरिटी। और एक बात बताना चाहता हूँ कि इन वर्ड्स का क्या स्कोप है ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, जो 127 में आप होते हैं। ठीक है, क्या इसमें आप सिर्फ हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, या वाइफ के भी सर्कमस्टेंसेस या डिपेंडेंट्स जो हैं उनके भी सर्कमस्टेंसेस जो चेंज हुए हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे? तो भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी में सुप्रीम कोर्ट ने इसका सीधा आंसर दिया था, आप दोनों साइड्स को देख सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप हस्बैंड की साइड को देखेंगे या हस्बैंड के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखेंगे, आप वाइफ के भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देख सकते हैं। ठीक है, द सर्कमस्टेंसेस कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 127 मस्ट इंक्लूड फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस, and in that view the inquiry as to change in circumstances must extend to the change in financial circumstances of the wife as well। तो आप दोनों साइड देख सकते हैं, सिर्फ एक साइड पे नहीं देख सकते। अब मान लीजिए वाइफ थोड़ा अर्न कर रही थी तो उसके बेसिस पे मेंटेनेंस कैलकुलेट किया था, बाद में वाइफ की जॉब चली गई तो उसने अप्लाई किया 127 में ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्टरेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस की उसकी मेंटेनेंस एनहांस कर दी जाए। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ था कि नहीं, इसके लिए तो आप हस्बैंड के ही सर्कमस्टेंस देखेंगे, वाइफ के नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने बोला नहीं, वाइफ के भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए 3 चाइल्ड के लिए मेंटेनेंस थी, एक चाइल्ड मर गया, या 2 चाइल्ड के लिए मेंटेनेंस थी और एक और बॉन्ड हो गया बाय द सेम हस्बैंड, तो ही हैज टू बेयर द लायबिलिटी ना। तो उसके बेसिस पे इनहैंस या कम करवाई जा सकती है। अब क्या कहते हैं, मेन मैटर्स तो CRPC के ख़त्म हो गए। अब फाइनल आपका बचा है मेन जो चीज़ है वो अपील और रिवीजन बचा है, और 144 का कुछ नुआंस बचा है और 482 बचा है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो चैप्टर 10 है आपका CRPC का, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, उसको ध्यान में रखिएगा। उसमें सिविल फोर्स से पहले तो डिसमिस, देखिए ये बेयर एक्ट के प्रोविजन है, इस पर कोई नुआंस नहीं है। इसको आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो कहीं का हो, वो आपको सिर्फ बेयर एक्ट के सवाल पूछेगा। चैप्टर 10 के मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के भी ऐसे ही पूछेगा, और जो आपके 106 ऑफ द CRPC से लेके जो 124 तक CRPC के जो प्रोविजन है वो भी बेयर एक्ट लेवल के हैं, तो उस पर कोई नुआंस नहीं है। सो यू कैन रीड देम योरसेल्फ, बट आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आप ध्यान रखिए। सिर्फ एक सेक्शन में नुआंस है, वो है आपका सेक्शन 144 ऑफ द CRPC में। तो आई विल बी टेकिंग अप सेक्शन 144 ऑफ द CRPC इन डिटेल, एक लेक्चर लगेगा उसको सॉर्ट आउट करने में। तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग है, जो शायद आपको ना पता हो, कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सेक्शन 129 में किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की पावर रखता है, और उसको ऑर्डर कर सकता है कि डिस्पर्स हो जाओ, और अगर वो नहीं डिस्पर्स होती तो वो सिविल फोर्स का यूज करके उसको डिस्पर्स करा सकता है अंडर सेक्शन 129। फिर आता है सेक्शन 130, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक आर्मी को बुला के, आर्म फोर्सेस को बुला के एक अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स ऑफ करवा सकता है 130। ये मैं आपको
तो छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ जानकारी रखने वाले प्रोविज़न है, इसमें आपको कुछ डिटेल में नहीं जाना होता है। फिर सेक्शन 131 जो है वो जहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी एंडेंजर्ड हो जाती है और कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी कमीशन या गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू क्या कहते हैं किसी भी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स ऑफ करवा सकता है, अरेस्ट करवा सकता है, कन्फाइन कर सकता है और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को बता दे कि आपको क्या ऑर्डर्स हैं और इसमें क्या करना चाहिए। अगर कोई भी एक्शन इन सारे प्रोविजंस में गुड फेथ में लिया गया है तो सेक्शन 132 ऑफ द CRPC उसको प्रोटेक्ट करता है। अब गुड फेथ क्या होता है? ड्यू केयर एंड अटेंशन। यूपी और उत्तराखंड के लिए आपको सेक्शन 133 याद करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि सेक्शन 133 को एज इट इज आपसे पूछ लिया जाएगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए। तो 133 में जो जितनी भी चीज़ें हैं ये एक चीज़ का याद रखिएगा कि कौन सी अथॉरिटीज़ कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस दे सकती हैं। डीएम है, एसडीएम है या एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट specially empowered in this behalf by the state government on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence as he thinks fit। तो रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, अदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एविडेंस होना चाहिए जब वो इस 133 में कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस दे। तो कौन है इसमें? डीएम कर सकता है, एसडीएम कर सकता है या कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हो, ठीक है। अब 133 में कौन कौन सी न्यूसेंस एड्रेस्ड हैं? जैसे अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस टू एनी पब्लिक प्लेस और टू एनी वे, रिवर और चैनल लॉफुली यूज्ड बाय पब्लिक। सेकेंड है कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और कीपिंग ऑफ एनी गुड्स और मर्चेंडाइज इंजूरियस टू हेल्थ और फिजिकल कंफर्ट ऑफ द कम्युनिटी। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस एज इज लाइकली टू ओकेजन कॉन्फ्लेग्रेशन और एक्सप्लोजन। फोर्थ है एनी बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर और अ ट्री लाइकली टू फॉल एंड कॉज इंजरी टू द पर्सन। पांचवा है अनफेस्ड टैंक वेल और अनफेंस्ड टैंक वेल और एक्सकवेशन नियर पब्लिक वे और प्लेस। एंड लास्ट है डेंजरस एनिमल्स रिक्वायरिंग डिस्ट्रक्शन, कन्फाइनमेंट और डिस्पोजल। मान लीजिए किसी ने बाघ पाल रखा है तो उसे कहें भाई इसको वापस उसको फॉरेस्ट में डालो, या तो उसे कन्फाइन करो और या तो उसको प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ करो, तो उसके लिए 133 का ऑर्डर दिया जा सकता है। सो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको इसको सेक्शन फॉर द एग्जाम पर्पज से आपको एज इट इज़ याद करना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस पर्पज से आपको रेयरली ऐसे ऑर्डर्स का जुडिशियल रिव्यू कराने की नौबत आती है और अगर आती है तो पैरामीटर सेम रहेंगे जो 144 पे रहते हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, ये आप लास्ट के लिए रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? 133 है और 144 है। 144 में नुआंसेस हैं, ठीक है, 144 में नुआंसेस है। 133 का ऑर्डर जो होता है, अगर आप एक कंडीशनल ऑर्डर देने के बाद आप हियरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए या वो एक्ट नहीं परफॉर्म की जो कंडीशनल ऑर्डर में कहा गई है, या फिर आपने शो कॉज नोटिस में नहीं दिखाया कि भाई हमें क्यों, आपको क्यों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 133 का ऑर्डर क्यों नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा ऑर्डर कन्फर्म्ड हो जाएगा और जो भी उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा ही विल बी लायबल अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ठीक है। डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय द पब्लिक सर्वेंट। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। आईपीसी में प्रीलिम्स में इसको लेके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन फॉलोइंग ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133 का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा विद सेक्शन में। 187, 188, 190, 191 आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये इसमें बड़ा सा सिंपल सा प्रोसीजर है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सिर्फ पढ़ने की बात है, देखिए जानकारी लेने की बात है, ये समझने वाली बातें नहीं है। 145 और जो आपका 146, 147 और 148 भी जो है वो भी सिर्फ पढ़ने वाली बात है, समझने वाली बात नहीं है। 144 आपकी क्या कहते हैं, इसमें काफ़ी नुआंस है, तो इसमें मैं आपके मधुलिमाय वर्सेस स्टेट का जजमेंट हैंडल करूंगा, हिम्मत लाल के शाह का जजमेंट हैंडल करूंगा, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जजमेंट देखना है,
रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखना है, और भी जितने भी केसेस हैं, क्योंकि इसमें नुमांस्ड हैं, क्योंकि ये जो मैटर जाता है ना, ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ता है 144 का। तो 144 के क्वेश्चंस आप सीआरपीसी के पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लीगल ऐसे जब लिखने पे आते हैं, एमपी में आपको 2 तरीके के ऐसे लिखने होंगे, लीगल और सोशल। तो लीगल ऐसे के टॉपिक में ऐसा आ सकता है, तो ये बेटर रहेगा आप अभी से उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। तो 144 की मैं सिर्फ आज बेयर रीडिंग करूंगा, पर उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता सकता हूँ कि जो भी कोई भी इंक्वायरी जो हो रही होगी ना 133 के लिए, 144 पे अभी नहीं आ रहा, 144 पे आऊँगा, पर 133 में जो भी इंक्वायरी हो रही होगी, तो सेक्शन 142 ऑफ द सीआरपीसी एम्पावर करता है उन मैजिस्ट्रेट्स को कि वो इमीडिएट मेजर्स के लिए एक इंजंक्शन भी इशू कर सकते हैं पेंडिंग दी इंक्वायरी, ठीक है। और अगर उसने ऐसा ऑर्डर ओबे नहीं करता है तो मैजिस्ट्रेट इज वेरी मच एम्पावर्ड टू इशू एन इंजंक्शन, और ऐसे केसेस में उसके खिलाफ कोई सूट नहीं लाया जा सकता अगर उसने जो भी एक्शन लिया है वो गुड फेथ में लिया है। बस प्रोवाइडेड सेक्शन के टर्म्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। इमिनेंट डेंजर या इंजरी ऑफ अ सीरियस काइंड को अवॉइड करने के लिए अगर उसे लगता है इमीडिएट मेजर्स नेसेसरी हैं तो वो इंजंक्शन इशू करे, ठीक है। ये सारे वर्डिंग्स का खूब ध्यान रखिएगा। और कौन से मैजिस्ट्रेट प्रोहिबिट कर सकते हैं रिपीटिशन और कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस? तो डीएम है, एसडीएम है, या अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। 133 में और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं लगा था, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट था। रेपिटिशन के लिए, रेपिटिशन रोकने के लिए 143 में डीएम, एसडीएम या अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और डीएम इन दिस बिहाफ हो सकते हैं। तो आपको बस टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना है। और इनफैक्ट ये आपके सीआरपीसी के पढ़ने के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में लास्ट चीज होनी चाहिए। जब आपने वो सारी चीजें खत्म कर ली ना, क्या कहते हैं, अरेस्ट, कॉग्निजेंस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, बेल एसेट्रा एसेट्रा, दुनिया भर की चीजें वो सब खत्म कर ली, तब आप इस पे आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आई शुडंट टेक 144 आज के लिए, क्योंकि 144 अगर मैंने आज ही टेकअप कर लिया तो इट विल कॉज प्रॉब्लम्स, क्योंकि टाइम कम है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अगर पुलिस का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आपके साथ एक बार डील कर लूँ, क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए ठीक भी रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उससे, बट फिर भी एक बार आपके साथ अगर पढ़ लेता हूँ तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो वी कम टू सेक्शन 176, सॉरी नॉट 176, 177, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। और सारी ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ होंगी? शैल बी ट्राइड, सारे ऑफेंसेस शैल बी ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन इट वाज कमिटेड। तो ये जनरल क्लॉज है, जनरल प्रिंसिपल है, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है वहीं पे ट्राई होगा, इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर एक प्रोसिक्यूशन किया गया है डिफेमेशन का और डिफेमेशन हुआ है कैलकाटा में, आप सूट फाइल कर रहे हो दिल्ली में, इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। आपको वहीं उसी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन बनता है जिसके पास अथॉरिटी टू ट्राई है। लेकिन ये एक क्योरेबल इरेगुलरिटी है, ये कोई इतनी सीवियर इरेगुलरिटी भी नहीं है। ये अगर अर्लीस्ट इंस्टेंस में पहुंच गए तो यू कैन गेट इट क्वॉश्ड, ठीक है। फिर वी कम टू सेक्शन 178। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी उस ऑफेंस को इंक्वायरी या ट्राई कर सकते हैं, भले ही वो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर हो। ये मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पढ़ाया था, सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का जजमेंट भी बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि ये सारी पुलिस के ऊपर नहीं, कि पुलिस आउट ऑफ एरिया उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के भी मैटर को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल व्हेन इट इज़ अनसर्टेन कि कितने लोकल एरियाज में ऑफेंस हुआ है, 178 में, सेक्शन 178 पढ़ लो। Where an offence is committed partly in one local area and partly in another, or where an offence is a continuing one and continues to be committed in more local areas than one,
or where it consists of several acts done in different local areas, then it may be inquired into or tried by a court having jurisdiction over any such local areas. ठीक है, इसका कोई भी मेजॉरिटी नुआंस आपके लिए उतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्रूएलिटी का ध्यान रखिएगा. क्रूएलिटी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है. ठीक है, तो क्रूएलिटी अगर आपने एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस, मान लीजिए दिल्ली के किसी मैट्रिमोनियल घर में एक वाइफ के खिलाफ क्रूएलिटी हो रही है, और उसके बाद वही क्रूएलिटी का कंडक्ट ऐसा है कि जब वो कानपुर में भी जाती है तो सेम क्रूएलिटी उसके हस्बैंड्स और जो इन लॉज हैं उसको सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. तो चूंकि वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा लोकल एरिया में कमिट हो गया. तो मान लीजिए इसी हमारे इलस्ट्रेशन के लिए अगर वाइफ दिल्ली से कानपुर चली गई और कानपुर में भी उसके साथ सेम क्रूअल कंडक्ट कंटिन्यू रखे ये इन लॉज और हस्बैंड, तो कानपुर के कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आ जाता है, प्रोवाइडेड ऑफेंस कंटिन्यूइंग इन नेचर हो. क्रूएल्टी सबसे आसान इलस्ट्रेशन है ऑफ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस. अगर कोई आपसे पूछ ले कोई इलस्ट्रेशन दो किसी ऐसे ऑफेंस का जो कंटिन्यूइंग इन नेचर है, तो यू कैन ऑलवेज यूज क्रूएल्टी. दैट इज 498A ऑफ द IPC. ठीक है. Now offense triable where the act is done or the consequence ensued. 179. When the act is an offense by the reason of anything which has been done and of a consequence which has been ensued, the offense may be tried into or tried by a court within whose local jurisdiction such a thing has been done or such consequence has been ensued. तो मान लीजिए एक टेररिस्ट पकड़ा गया दिल्ली में, उसका पॉइंट था कि मैं कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा. कंस्पिरेसी उसने दिल्ली में हैच की. ठीक है, दिल्ली में उसने कंस्पिरेसी हैच की, तो एक्ट कहाँ पे हुई? एक्ट दिल्ली में हुई, तो दिल्ली कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन आ गया. पर अगर मान लीजिए कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, देन बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 175, क्योंकि उस कंस्पिरेसी का कॉन्सिक्वेंस कश्मीर में हुआ है, देन द कश्मीर कोर्ट विल ऑल्सो हैव द जुरिडिक्शन टू इंक्वायर इनटू एंड ट्राई सच एन ऑफेंस. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्ट डन के बाद अगर कोई कॉन्सिक्वेंस होता है तो दी अदर कोर्ट ऑल्सो अक्वायर्स द जुरिडिक्शन जहाँ पे कॉन्सिक्वेंस हुआ. अब एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन है, वो बाय अ लेटर इंस्टिगेट अनदर पर्सन टू कैरी आउट अ मर्डर इन अ डिफरेंट स्टेट. ठीक है, तो एक्ट किसी और, मान लीजिए एक्ट हुई यूपी में एक आदमी लेटर देता है बी को लेटर देता है और कहता है कि मर्डर करके आओ दिल्ली में. तो जो बी है ऑन द पर्सुएंस ऑफ लेटर मर्डर करके आ जाता है सी का दिल्ली में. अब जब दिल्ली में जो मर्डर होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सिक्वेंस एंसू हुआ है, तो दिल्ली कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन आ गया. लेकिन एक्ट कहाँ पे हुई? अबेटमेंट की एक्ट किधर हुई? इट हैपेंड इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो बोथ उत्तर प्रदेश कोर्ट एंड दिल्ली कोर्ट्स विल हैव जुरिडिक्शन इन दिस केस. जैसा कि अभी मैंने टेररिस्ट केस का एग्जांपल लिया था, उसमें बोथ दिल्ली कोर्ट्स एंड कश्मीर कोर्ट्स विल हैव जुरिडिक्शन. ठीक है, और डिफेमेशन के केसेस में आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्लेस ऑफ ट्रायल इन द केसेस ऑफ डिफेमेशन कुड बी वेयर द लेटर वाज रिटन एंड डिफेमेटरी लेटर वाज रिटन एंड पोस्टेड, और वेयर द लेटर वाज रिसीव्ड एंड रेड. तो इन दोनों जगह पे हो सकता है, जहाँ पे पोस्ट किया है और जहाँ पे यू हैव रेड इट. तो ये कौन से केस के बेसिस पे बोल रहा हूँ? ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था, रेखा बाई वर्सेस दत्तात्रेय, 1996 क्रिमिनल लॉ जर्नल में रिपोर्ट हुआ था. ठीक है, तो उन कोर्ट्स के पास भी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है ऐसे केस, डिफेमेटरी केसेस को ट्राई करने के लिए, वेयर दी ऑफेंडिंग पब्लिकेशन कॉजेज डिफेमेशन वाज डिलीवर्ड एंड वाज रेड बाय द कंप्लेनेंट. तो यही जरूरी नहीं कि जहाँ पे पब्लिकेशन बनाई गई, जहाँ पे वो रेड हुई या जहाँ पे डिसेमिनेट हुई या जहाँ पे डिलीवर हुई, उस कोर्ट के भी पास जुरिडिक्शन होगा. देखिए, जब हम ऑफेंसेस की बात करते हैं तो डिफेमेशन को एज अ कंपोजिट ऑफेंस हम ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हम डिफेमेशन वहाँ पे जाते हैं सिविल लॉ में, तो ये टूट जाता है दो पार्ट्स में, लिबेल एंड स्लैंडर. ठीक है, ये टॉर्ट्स में जब मैं डील करूंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उनका लिमिटेशन पीरियड क्या है. पर आईपीसी में डिफेमेशन को, लिबेल और स्लैंडर दोनों की डेफिनेशन को एक ही डेफिनेशन में डाल दिया गया है, एंड इट इज एन ऑफेंस. ठीक है, और एज ऑफ लेटेस्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी हेल्ड की गई है
अपहेल्ड की गई है इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो अ प्लेस, फिर आता हूँ 180 पे, प्लेस वेयर द एक्ट इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ रिलेशन टू अदर ऑफेंस। When an act is an offense by the reason of its relation to any other act which is also an offense, or which would be offense if the doer were capable of committing an offense, the first mentioned offense may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the act was done। कि मान लीजिए जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट ही रॉबरी में बदल सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए एक आदमी एक जुरिस्डिक्शन में थेफ्ट करे, थोड़ा आगे चल के वो रॉबरी कर ले, है ना, या एक ऐसा व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड का है, तो एनी पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस, है ना, अनसाउंड माइंड का है, तो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ऐसी सिचुएशन में वो कोर्ट्स ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई कर सकते हैं जहां पे आइदर एक्ट वाज डन, और क्यों इन वर्ड्स का यूज किया गया है, इफ द डूअर वर केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। कभी कभी हो सकता है कि छोटा 7 साल से कम उम्र का बच्चा क्राइम नहीं कमिट कर सकता, तो अगर कोई एक आदमी 7 साल के बच्चे को ग्रेनेड पकड़ा दे और बोले कि जाओ और कहीं मार आओ, और वो बच्चा मार आता है ग्रेनेड और उसको ध्यान नहीं कि वो क्या किया उसने, तो ऐसे केस में जो अबेटर है, अबेटर पनिश किया जाएगा इवन दो जो चाइल्ड है ही वॉज इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अबेटर ये ग्राउंड नहीं ले पाएगा कि अरे उसने ऑफेंस किया, जब वही ऑफेंस कमिट करने में सक्षम नहीं है तो मुझे कैसे पनिश किया जा सकता है। कोर्ट बोलेगा नो, यू आर पनिशेबल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डूअर शुड बी केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। और 180 उसी लाइबिलिटी को बोलता है कि आप ट्रायल और इंक्वायरी भी कर सकते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग कि डूअर ऑफेंस कमिट कर सकता था या नहीं, तभी इन वर्ड्स का यूज किया गया, और विच वुड बी एन ऑफेंस इफ द डूअर वर केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर 180, ठीक है। अब 180 में जो फर्स्ट पार्ट है, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स रिलेशन टू एनी अदर एक्ट, तो हो सकता है कंस्पिरेसी में आप हैं तो इट इज एन एक्ट बाय मियर पार्टिसिपेशन, अनलॉफुल असेंबली है तो बाय द वर्च्यू ऑफ 149, कॉमन इंटेंशन बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 34, कॉमन इंटेंशन इज ऑलवेज रेड विद द सब्सटेंशियल पोर्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कॉमन इंटेंशन टू मर्डर होगा तो यू विल ऑलवेज रीड विद सेक्शन 302/34। तो ऐसे केस में ऐसे लोग जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है, तो एक पहला पार्ट समझना तो आसान है आपके लिए कि अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं तो वो वही कोर्ट ट्राई कर सकता है जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए लोगों ने किसी ऐसे के थ्रू क्राइम करवाया है, वो हिमसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, लाइक अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज या अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड और अ ल्यूनेटिक, उससे करवाया है, तो ऐसे केस में भी ऑफेंस को ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, ट्राई और इंक्वायर किया जा सकता है। यही बेसिकली एसेंस है सेक्शन 180 का। बेसिकली ये जो मेन पार्ट होता है ना, ये सेक्शन, ये अबेटमेंट को कवर करने के लिए था, तो अबेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली चार्ज ऑफ अबेटमेंट को कवर करने के लिए ज़्यादा फ्रेम किया गया है। अब प्लेस ऑफ ट्रायल इन द केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, एनी ऑफेंस बीइंग अ ठग, मर्डर कमिटेड बाय अ ठग, डकैती और डकैती विद मदर और बिलोंगिंग टू द गैंग्स ऑफ डकैत or escaping from custody may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction offence was committed or the accused is found। तो पहला पार्ट है जनरल क्लॉज कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ वहाँ का कोर्ट ट्राई कर सकता है, या जहाँ पे अक्यूज्ड मिल गया वहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। तो मान लीजिए अक्यूज्ड ने रॉबरी कमिट की दिल्ली में और वो मिला यूपी में, तो यूपी कोर्ट उसको डकैती कमिट की दिल्ली में और वो मिला यूपी में, तो ऐसे में जो आपका वो है क्या कहते हैं यूपी कोर्ट के भी पास जुरिस्डिक्शन हो जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ कौन से वर्ड्स, और वेयर दी अक्यूज्ड पर्सन इज फाउंड, इन वर्ड्स की वजह से जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। फिर सेकंड क्लॉज पे आते हैं 181 के, एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन ऑफ अ पर्सन मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन वोज लोकल जुरिस्डिक्शन, द पर्सन वाज किडनैप्ड और अबडक्टेड और वाज कन्वेड, कंसील्ड और डिटेन। तो पहला पार्ट अगेन वो कह रहा है कि अगर किडनैपिंग और अबडक्शन का मैटर है तो जिसके जुरिस्डिक्शन में किडनैपिंग अबडक्शन हुआ वो कोर्ट ट्राई कर सकता है, या जिसके
जिन जिन कोर्ट्स के जुरिडिक्शन से सच पर्सन वॉज कन्वेड, कंसील्ड और डिटेन्ड। मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब मान लीजिए किडनैपिंग हुई दिल्ली में, अब वो दिल्ली से फरीदाबाद गया और फिर यूपी के रास्ते हरियाणा जा रहा है, तो जितने भी कोर्ट्स की जुरिडिक्शन बीच से होके जा रहे हैं तो वो कन्वेड की डेफिनेशन में आ जाएंगे, तो इन कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो जाएगा जहाँ से वो कन्वेड हुआ। फिर मान लीजिए बीच में उसने देखा कि पुलिस चेक कर रही है, तो वो फरीदाबाद में जाके छुप के रह गया और वहाँ पे कंसील कर दिया किडनैप्ड पर्सन को, तो वहाँ पे फरीदाबाद कोर्ट के भी पास जुरिडिक्शन हो गया। और फिर एंड में वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जाते हैं पंजाब, जहाँ पे ऐसे किडनैप्ड व्यक्ति को डिटेन करके रखना है, तो वहाँ पे डिटेन कर लेते हैं पंजाब में, तो पंजाब के भी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो गया। ठीक है, यही वर्ड है कंसील, कन्वेड, कंसील्ड और डिटेन का ट्रू स्कोप। तो कोई भी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction offense is committed, or the stolen property which is the subject of the offense was possessed by any person committed by it, or any person who received or retained such property knowing or having the reason to believe it to be stolen property। तो इस सेक्शन में कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, ये बेसिकली सीधे कह रहा है कि जहाँ पे एक्ट कमिट हुए या जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी क्या कहते हैं रिसीव हुई या रिटेन हुई, वहाँ के भी कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन हो जाएगी। अब क्लॉज 4 कहता है इन एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मे बी इंक्वायर्ड बाय द कोर्ट विद इन वोज लोकल जुरिडिक्शन the offense was committed, again a general clause, or any part of the property which is the subject of the offense was received or retained। तो जहाँ पे पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी किसी भी कोर्ट के जुरिडिक्शन में, मान लीजिए क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन दिल्ली में हुआ बट रिसीव प्रॉपर्टी हुई बिहार में, ठीक है, और रिटेन भी वहीं पे हुआ, तो वहाँ के भी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन हो गया, और उन कोर्ट्स के भी पास जुरिडिक्शन हो गया, और वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न और अकाउंटेड फॉर बाय द अक्यूज पर्सन। मान लीजिए जिस अक्यूज ने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया वो पंजाब में रहता था, ठीक है, और पंजाब में रहने के बाद इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न एंड इट वॉज रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर पंजाब में ही, तो पंजाब के भी पास जुरिडिक्शन हो गया। कंपनीज में क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन बहुत आराम से इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है मैनेजरियल डिपार्टमेंट कहीं और हो, कंपनी कहीं और एस्टैब्लिश हो, इंस्ट्रक्शन ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन का कहीं और दिया गया हो और प्रॉपर्टी कहीं और रिटेन की गई हो। ठीक है, आपसे बेसिकली ये सेक्शन एज इट इज पूछा जाएगा, आपसे कोई नुआंस इस पे नहीं आएगा, आपको बस ये पूछा जाएगा कि प्लेस ऑफ ट्रायल इन द सर्टेन ऑफेंस बताइए, अगर आपको याद है तो आपको पहला पार्ट याद करने में आसानी हो जाएगी, पर दूसरे पार्ट्स पे फोकस करिए जो इसके हैं। पहला पार्ट सबका वही बताते हैं कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ वही जगह है, फिर जैसे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैटर है, वहाँ पे यू हैव टू फोकस ऑन दीज वर्ड्स मोर, और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट ऑफ द ऑफेंस वाज रिसीव्ड और रिटेन्ड और वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड और अकाउंटेड फॉर। ये आपके ऑपरेटिव वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। Any offense which includes the possession of a stolen property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or the stolen property was possessed by any person or who received or retained it knowing or having a reason to believe to be a stolen property। तो ये भी ट्रायल वहाँ पे भी हो सकता है। अब offenses committed by letters, अब जो offense है जिसमें अगर चीटिंग है, हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है विच रिक्वायर्ड्स टू बी रेड बाय द कोर्ट, तो मैं ये उसमें बताता हूँ कि 182 में बस इतना याद रखिएगा कि चीटिंग अगर है, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग मे इफ द डिसेप्शन इज प्रैक्टिस्ड बाय द मीन्स ऑफ लेटर और टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट विद इन वोज लोकल जुरिसडिक्शन सच लेटर और मैसेजेस वर सेंट और रिसीव्ड, and any offense of cheating and dishonestly inducing delivery of the property may be inquired or tried by the court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceased or was received by the accused person। तो चीटिंग और डिसऑनेस्टली को लेके जब ट्रायल की बात आएगी ना, तो आप सेक्शन 182 को हमेशा याद रखेंगे सीआरपीसी का। सो एनी ऑफेंस जहाँ पे चीटिंग अगर लेटर से हुई है या टेलीकम्युनिकेशन मैसेजेस से हुई है,
So it will be inquired and tried by the court within those local jurisdiction such letter or message was sent या received, जहाँ पे भेजे गए या जहाँ पे रिसीव किए गए. और ऑफेंस और चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो 420 में है, वहाँ पे वो कोर्ट के भी पास जुरिडिक्शन हो गया जहाँ पे प्रॉपर्टी वॉज डिलीवर्ड बाय द पर्सन डिसीव या प्रॉपर्टी जिस कोर्ट में रिसीव की गई. तो डिलीवरी और रिसिप्ट रेलेवेंट ग्राउंड्स हो जाते हैं फॉर 182, बोथ फॉर द लेटर्स एंड फॉर द प्रॉपर्टी. फिर 182 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर 494 और 495 ऑफ द आईपीसी may be inquired into or tried by the court within whose local jurisdiction the offence was committed or the offender last resided with her spouse by the first marriage or wife by the first marriage has taken a permanent residence after commission of the offence. तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. परमानेंट रेसिडेंस जहाँ पे उसने ले लिया वाइफ ने, तो वाइफ उस कोर्ट को भी कंप्लेन कर सकती है. अगर मान लीजिए 498A है और वाइफ ने दिल्ली में उसका मैट्रिमोनियल होम था, वाइफ ने बिहार में परमानेंट रेसिडेंस सेटल कर लिया अपना, तो वहाँ पे भी कंप्लेन कर सकती है. if the offense is of bigamy, if the offense is of bigamy, then if the wife has taken a permanent settlement in some other jurisdiction of the court, then she can lodge a criminal complaint under 494 or 495 of the IPC to any court under whose jurisdiction it has taken the permanent settlement. 498A वाला केसेस अलग हो, वो कंटिन्यूस क्रूएलिटी है ना, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे अंडर सेक्शन 178 क्लॉज C. वो उस पार्ट में जाएगा. 182 का सिर्फ 182 का सबसेक्शन 2 सिर्फ 494 और 495 के रेंज तक कन्फाइंड है. फिर ऑफेंसेस कमिटेड ऑन अ जर्नी और वॉयज, ये आपको मुझे थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, वैसे है ये सेक्शन भी इजी. व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड वाइल द पर्सन बाय और अगेंस्ट whom, तो बाय और अगेंस्ट whom को मार्क कर लीजिए, और थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच the offense is committed is in course of performing a journey or voyage. The offense may be inquired into or tried by the court through or into whose jurisdiction, तो through और into को मार्क कर लीजिएगा, whose local jurisdiction the person or thing passed in the course of that journey or voyage. अब इसको ट्रेन में इमेजिन कर लिए. इमेजिन करिए कि आप लोग ट्रेन में कोई व्यक्ति, आप दिल्ली से वाराणसी जा रहे हैं और गाजियाबाद में जब आपका ट्रेन का स्टॉप गाजियाबाद में आता है तो वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है, चोर बैठता है, जो आपकी घड़ी चुरा लेता है. जब वो घड़ी चुरा लेता है तो ट्रेन आगे चलती जाती है. ठीक है, अभी आप वाराणसी पहुँचे नहीं हैं, वाराणसी से एक स्टेशन दूर आप उतर जाते हैं, आपको पता चलता है आपकी घड़ी चोरी हो गई, आप वहाँ पे FIR लॉन्च करते हैं. तो चूंकि वो जो चीज़ चोरी हुई है वो गाजियाबाद में हुई है, तो इन सारे कोर्ट्स जो बीच में आए, गाजियाबाद का कोर्ट और जितने भी और जो कोर्ट्स थे जो वाराणसी के लास्ट स्टेशन के पहले आप रुके हैं, वाराणसी पहुंचे नहीं, उससे लास्ट स्टेशन के पहले ही आप उतर गए, तो उन सब जगह पे आपने जो जर्नी की, उन सारे सिचुएशन में उन सारे कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन आ जाएगा. अब इसका एक दूसरा इलस्ट्रेशन ले लीजिए कि मान लीजिए A और B हैं, ये दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं, तो A और B की जब वो ट्रेन गाजियाबाद पहुंचती है तो मारपीट हो जाती है. ठीक है, तो ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ? गाजियाबाद में, और मारपीट चलती है और जो A है B को स्टैप कर देता है. बाद में जो A है वो लखनऊ स्टेशन पे उतरता है और फिर अपना वो करवाता है, मेडिकल एड लेता है, हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पे FIR रिकॉर्ड करता है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि सच पर्सन जिसको इंजरी हुई है, सच पर्सन
इसके खिलाफ ऑफेंस कमिट हुआ है, ये उसका इलस्ट्रेशन है उन वर्ड्स का, अगेंस्ट वूम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, और वो क्योंकि कोर्ट्स ऑफ परफॉर्मिंग जर्नी में था तो गाजियाबाद और आपका लखनऊ के कोर्ट्स दोनों के पास जुरिडिक्शन आ जाता है। और वहीं अगर ट्रेन चलती रहती तो इन सारे कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन होता। अगर ए ने बी को स्टैप कर दिया, बी ने बाद में अपनी मेडिकल एड की किसी बीच में, रास्ते में बीच में किसी कोर्ट में उतर के, और इंसिडेंस अकर हुआ पॉइंट 1 में, और पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 बीच में आते हैं स्टेशन के। रेलवे स्टेशन में एक्ट कमिट, रेलवे कंपार्टमेंट में एक्ट कमिट हुई वाइल इट वाज इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ जर्नी। और पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे जहाँ पे जर्नी होनी थी, और पॉइंट 6 पे ए और बी को उतरना था। ऑफेंस हो गया पॉइंट 1 पे ही। बाद में जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ इन आर इलस्ट्रेशन बी, तो बी उतरे कहाँ पर? बी उतरे 5th स्टेशन पे। ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ? 1st स्टेशन पे। तो ऐसे केस में ये जितने भी जो स्टेशन बीच में आ रहे हैं वो मान लीजिए पॉइंट 6 में उतरे, बी पॉइंट 6 पे उतरा और एफआईआर करवाया और बाकी सारी चीज़ें उसने करवाई और अपना मेडिकल एड ली। तो ये जो जितने भी कोर्ट्स के जुरिडिक्शन उन 6 पॉइंट्स के बीच में आ रहे थे, इन सब के पास जुरिडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट 6 के आगे क्योंकि जर्नी नहीं हो रही तो वहाँ के कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन नहीं होगा। ऐसे एक थेफ्ट का केस इमेजिन करिए कि मान लीजिए आप रेलवे से कोई पार्सल मंगाते हैं, वो पार्सल रेलवे में पॉइंट 1 पे चोरी हो जाता है और रेलवे की ट्रेन पॉइंट 10 पे आती है और आपको पता चलता है आपका पार्सल बहुत पहले ही चोरी हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि जो चोरी हुई थी इट वॉज कमिटेड ड्यूरिंग जर्नी और वॉयज, तो आप पॉइंट 1 के लोकल जुरिडिक्शन, जो पॉइंट 1 का जो कोर्ट है वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर रेमेडी रेड्रेस, ठीक है। और आप जहाँ पे वो आया और जहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि क्या चीज़ हुई, वहाँ पे भी आप केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। तो जो वर्ड्स हैं ना, जर्नी और वॉयज, इनका यही टोटल स्कोप यही है कि जो भी ऑफेंस हुआ है, मान लीजिए पर्सन या किसी चीज़ के खिलाफ, तो वो एक कोर्स ऑफ जर्नी में होनी चाहिए। तो उसी को ट्रीट करने के लिए 183 है। 183 कहता है कि सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको वो सारे कोर्ट्स के पास जुरिडिक्शन पहुंच जाएगा। ये हालांकि आपको दिल्ली के अलावा कहीं और पूछा नहीं जाएगा इतने डिटेल में, तो मैंने फिर भी बता दिया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो वर्ड्स जर्नी और वॉयज हैं ये हाई सीज पे नहीं काम करते। जब आप हाई सीज पे होते हैं ना, देन यू आर नॉट विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ एनी कंट्री, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेंगे 183, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज ऑन दी हाई सीज, आपको पता है आईपीसी भी हाई सीज पे काम नहीं करता। सो प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर दी ऑफेंसेस आर ट्रायबल टुगेदर, अगर कोई भी ऑफेंस 219, 220 या 221 में या by the offenses or offenses committed by several persons are such that they may be charged with and tried together by the virtue of provision of 233, then such offenses may be inquired or tried by any court competent to inquire into or try such offenses। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें भी कुछ नुआंस नहीं है। इसमें सारे ऑफेंसेस वही कोर्ट्स ट्राई कर सकते हैं विच हैज़ द कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू और ट्राई सच ऑफेंस, जो कि चार्ज फ्रेम कर रहा है अंडर 219, 220 और 221, या अगर सेवरल पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, सो इफ दे कैन बी ट्राइड टुगेदर बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ 223, तो कोई भी कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है उसको ऐसे ऑफेंस को इंक्वायर करने में या ऐसे चार्जेस क्लब करने में वो उनको ट्राई कर सकता है इन द केस वेयर दी ऑफेंसेज आर ट्रायबल टुगेदर, ठीक है। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन है, इसमें आपको कुछ, इसमें कोई भी नुआंस नहीं है। अब स्टेट गवर्नमेंट 185 में ये बता सकती है कि कौन से क्लास ऑफ केसेस में केस कमिट किया जाएगा सेशंस डिवीजन में, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के सेशंस डिवीजन में कोई केस कमिट किया जाएगा। बस ये उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर। अब 186 उस सिचुएशन में आता है जहाँ पे दो कोर्ट्स हैं और दोनों ने कॉग्निजेंस लिया है किसी ऑफेंस का,
पर उनके दिमाग में एक डाउट है कि क्या वो इंक्वायर या ट्राई कर सकते हैं ऐसे ऑफेंस को। तो अगर वो सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो अपनी प्रोसीडिंग हाई कोर्ट को भेज देंगे डाउट क्लियर करने के लिए। अगर दोनों कोर्ट जिन्होंने कॉग्निजेंस लिए वो दोनों अलग अलग हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए इलाहाबाद को एक बिलोंग करता है और एक दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट को बिलोंग करता है, तो जिसने प्रोसीडिंग सबसे पहले चलाई थी, जहाँ पे प्रोसीडिंग सबसे पहले कमेंस हुई थी, वो उस हाई कोर्ट को कमिट करेगा और उसके बाद बाकी जो प्रोसीडिंग है वो डिसकंटिन्यू करेंगे। तो मान लीजिए अगर दिल्ली हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट जज ने पहले कमिट कर दिया हाई कोर्ट को ये मैटर ये पता करने के लिए कि इंक्वायरी या ट्रायल हुआ है या नहीं ऐसे केस में, या इज ही कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इन टू ट्राई इन सच ऑफेंस, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं करेगा ऐसा। लेकिन वहीं पर कॉन्ट्रा अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पहले प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर दी ऐसी, तो दिल्ली का सबऑर्डिनेट कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो 187 एक सिचुएशन से डील करता है वेयर द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है कि ऐसा पर्सन उसके लोकल जुरिडिक्शन में है जिसने कोई ऑफेंस किया है, पर ऐसा ऑफेंस वो 177 और 185 के सीआरपीसी के जो प्रोविजन है उनके हिसाब से वो इंक्वायरी या ट्राई नहीं कर सकता, पर इट इज ट्राइबल अंडर सम अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में ट्राइबल है लेकिन दैट मैजिस्ट्रेट बाय द वर्च्यू ऑफ 177 टू 185 उसको ट्राई नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पास सीधे जुरिडिक्शन नहीं है। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है कि वो उसको इन दैट सिचुएशन ही में कंपेल सच पर्सन इन द मैनर टू अपीयर बिफोर हिम, पहले तो कंपल कर दे कि उसको कि आप मेरे सामने आओ, एंड सेंड सच पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन टू इंक्वायर और ट्राई सच ऑफेंस। पहले उसको अपीयर करवाया और उसके बाद उसको कस्टडी में फॉरवर्ड कर दिया उस मैजिस्ट्रेट को, वो हैज द कॉम्पिटेंस टू इंक्वायर इनटू ऑफेंसेस अगेंस्ट हिम, और इफ सच ऑफेंसेस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन, टेक अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मैजिस्ट्रेट हैविंग सच जुरिडिक्शन। तो 187 में भी he can, अगर ऑफेंसेस डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है तो he may take the bail if he so thinks fit। और ध्यान रखिएगा ये मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही कर सकता है या उससे ऊपर। सो सबसेक्शन 2 उसी सिचुएशन से डील करता है 187 के, जब एक मैजिस्ट्रेट को डाउट है कि भाई हम ट्राई कर सकते हैं नहीं, तो वही प्रोसीडिंग 186 के प्रोसीजर के हिसाब से डेल्ट विद होगी। 188 उन सिचुएशन से डील करता है जहाँ पे ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन हाई सीज और एल्सवेयर, वेदर ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन हाई सीज और एल्सवेयर, और बाय अ पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, he may be dealt with in respect of such offense as if it had been committed by any person within India at which he may be found। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, किसी सिटीजन ऑफ इंडिया ने हाई सीज में बी का मर्डर किया और वो मुंबई पोर्ट पे उतरा, तो उसको मुंबई में सीधे ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, वेयर एवर ही मे बी फाउंड, ये वर्ड याद रख लीजिएगा, प्रीलिम्स में बहुत आता है। हरियाणा का कभी प्रीलिम्स देंगे ना या दिल्ली का प्रीलिम्स देंगे तो ये सारे इन्हीं को लेके, इन सब वर्ड्स को लेके वो प्रॉब्लम्स बनाते हैं। सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ पे भी वो मिला उसको वहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। हाई सीज पे अगर उसने किया है, या अगर वो फॉरेन सिटीजन है पर उसने किसी शिप या एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया में कोई ऑफेंस किया है, तो ऐसे केस में he can be dealt with in respect of such offense, provided that the notwithstanding anything contained in the preceding sections of this chapter, no offense shall be inquired into or tried in India except with previous sanction of central government। तो previous sanction of central government चाहिए to inquire into or try such cases, but investigation के लिए sanction नहीं चाहिए, inquiry और trial के लिए चाहिए, बात याद रखिएगा। रिसिप्ट ऑफ एविडेंस, अब कोई भी ऑफेंस बाहर किया गया तो उसके एविडेंस कैसे रिसीव किए जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर उसको सही लगता है, इट में डायरेक्ट द कॉपीज ऑफ डिपोजिशंस के मतलब क्या एग्जामिन हुए, विटनेसेस का एग्जामिनेशन क्या हुआ एक्सेट्रा, उसकी कॉपी और एग्जिबिट्स प्रोड्यूस बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर
in or that territory or for before a diplomatic or consular representative in India or for that territory shall be received as evidence by the court holding inquiry or trial। अगर मान लीजिए किसी फॉरेन हाई सीज में हुआ या किसी दूसरी कंट्री में ऑफेंस हुआ तो किसी दूसरे जुडिशियल ऑफिसर के सामने अगर कुछ डिपोजिशंस रिकॉर्ड हुए और बाद में ये पाया गया कि नहीं इसको एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन और उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया टू इंडिया, तो ऐसी सिचुएशन में ही विल बी ट्राइड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पे वो मिला है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन चाहिए। तो जो फॉरेन कोर्ट में जो प्रोसीडिंग जो डिपोजिशन और जो एग्जिबिट्स और एविडेंस जो मिला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगी उस कोर्ट को हु इज ऑथोराइज टू इंक्वायर इनटू और ट्राई। और ये जो जितने भी जो एग्जिबिट्स और डिपोजिशन है जो फॉरेन कोर्ट या डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के सामने कलेक्ट किए गए ये एविडेंस की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है, कोर्ट में। और अगर कोर्ट चाहे तो एक और आपको आउट ऑफ दूसरी सिचुएशन भी बता सकता हूँ कि अगर कोर्ट चाहे तो कमीशन भी इशू कर सकता है। कमीशन वो प्रोसीडिंग्स हैं जो आपके 284 में है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आज तक कमीशन को लेके सवाल पूछा गया है, रेयरली हो सकता है पूछा गया हो, लेकिन कमीशन वो प्रोसीडिंग है जो आपको बस पता होना चाहिए कि जहाँ पे पर्सन अगर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाता तो कोर्ट उस पर्सन को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप सेक्शन 284 को देखिएगा, 284 को। और कमीशन कौन करता है? कमीशन इशू होता है क्रिमिनल केसेस में मैजिस्ट्रेट्स को, वहाँ पे मैजिस्ट्रेट को डिपोज वो क्या कहते हैं जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर आप एग्जामिन नहीं कर सकते ऐसे पर्सन को तो उसको अरेस्ट करवाएं और अपने सामने प्रस्तुत करवाएं। अब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी मर्डर केस में विटनेस है तो उनको समन तो किया नहीं जा सकता, तो क्या किया जाएगा? कमीशन भेजा जाएगा ऐसे केस में, ठीक है, उनको कमीशन भेज के बुलाया जाएगा। ये सारे सवाल आपको इंटरव्यू में ज़रूर आ सकते हैं कि कमीशन में क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर मर्डर केस के विटनेस है तो उनका आप डिपोजिशन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आप सीधे बोल दीजिए उनको बुलाया तो नहीं जा सकता, पर कोर्ट खुद तो कमीशन भेज सकता है ना, तो कमीशन भेज दे बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 284 टिल 290, 284 से 290 तक के इसके प्रोविजन है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई नुआंस नहीं है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली तरीके से पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये लास्ट में आपको पढ़ना है, ये आपको मेमोराइज नहीं करना है, ये आपको जानकारी के लिए ज़रूरी है। सिमिलर इज द केस ऑफ सेक्शन 106 टू योर 123। ये तब आप याद करिएगा जब आपका अरेस्ट, बेल, ट्रायल और कॉग्निजेंस, ये सारी बाकी की चीज़ें हैं, वो आपका सेकंड नेचर बन चुका है, वो आपको इतने अच्छे से आ चुका है कि अब आप उसे भूल नहीं सकते। देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आपको 300 समझ में आ गया, आपको 319 समझ में आ गया, जब ये नुआंसेस हैं, इन पे सवाल आते हैं, तो ये एक बार आपका वो डील हो गया, जब आपने ये समझ लिया, देन यू कम टू दीज क्वेश्चंस, तब आप इस पे आइए और आप उस पर कोई डिटेल इंक्वायरी करिए और पढ़ लीजिएगा उसको जब भी आपको सही लगे। बट प्राइमरली आपको वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी जो सबसे इम्पोर्टेंट 6 चैप्टर्स हैं, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, बेल, कॉग्निजेंस, ट्रायल, कंप्लेंट, ये आपको हमेशा आना चाहिए। इसके बाद ही बाकी चीज़ें होंगी, फिर कंपाउंडिंग, इनहेरेंट पावर्स, सेक्शन 319, सेक्शन 300, ये एक प्रोविज़न में बहुत सारे नुआंसेस हैं। फिर जब ये सारा हो जाए तो लास्ट में आप ये वाले प्रोविज़न पढ़ लीजिए ध्यान में रखने के लिए, और उसके बाद CRPC आपकी प्राइमरली ख़त्म। हाँ, वारंट और समन भी पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट ऑलरेडी। तो सेक्शन 144 फिर जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन 144। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक।